Good morning, students. My name is Vaibhav Soni. Today I am going to start a new topic, solubility. Solubility of ionic compounds in water. Basically, solubility mean, सबसे पहले हम solubility को समझेंगे. Solubility क्या होता है? ओके. Solubility means मेरे पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट रखा है. इस सॉल्यूट को, जो कि आयनिक क्रिस्टल है, उसको मैंने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया. डिसॉल्व करने पर वो इजीली डिसॉल्व हो गया और मुझे मिल गया एक उनका सॉल्यूशन. सॉल्वेंट को मैंने मान लिया कि मेरे पास एक आयनिक सॉल्वेंट है H2O. H2O एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हर जगह इजीली अवेलेबल है और इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है. अब सॉल्यूट जो है वो दो नेचर का होता है, एक सॉल्युबल नेचर का और एक इनसॉल्युबल नेचर का. एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल. अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या डिफरेंस है? नाम से पता लग रहा है, सॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व हो जाए, इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व ना हो. अब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसके पीछे रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है. फर्स्ट रीज़न और बेसिक रीज़न जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये है, एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, जब इन दोनों की नेचर जो है वो सेम है तो ये सा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा. अगर इन दोनों की नेचर सेम नहीं है तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नेचर सेम होनी चाहिए. अगर सॉल्यूट जो है वो आयनिक नेचर का है तो सॉल्वेंट भी आयनिक नेचर का होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट कोवलेंट नेचर का है तो सॉल्वेंट भी कोवलेंट नेचर का होना चाहिए. कोवलेंट नेचर के सॉल्वेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वो कोवलेंट नेचर के होते हैं. सो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में समझूं कि मान लो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है. अगर फर्स्ट सॉल्वेंट जो है वो आयोनिक नेचर का है, ये कोवलेंट नेचर का है. दूसरी कंडीशन, इफ ये कोवलेंट का है, ये आयनिक का है. थर्ड, ये आयनिक का है और ये भी आयनिक का है. फोर्थ वन, ये कोवलेंट है और ये भी कैसा है? कोवलेंट. सो क्या इन दोनों से, या इन दोनों की सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्यूट जो है वो इस कंडीशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं? तो यहाँ देखें तो दोनों की नेचर क्या है? डिफरेंट. तो यहाँ पे सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला नहीं है. यहाँ पर भी नेचर क्या है? दोनों की डिफरेंट. तो यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी नहीं होने वाली है. यहाँ पर दोनों की नेचर क्या है? सेम है. यहाँ पर भी दोनों की नेचर क्या है? सेम. दोनों की किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की. तो इस कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी होने वाली है. तो मतलब फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि नेचर जो है वो सेम होनी चाहिए. सेकंड, और ये इम्पोर्टेंट है, क्या है वो देखें.
हमारे पास दो एनर्जी होती है, एक तो लैटिस, एक हाइड्रेशन। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को हम ऐसे समझें कि मेरे पास दो आयन्स हैं, मान लिया A+ और B-। इन दोनों आयनों के कंबाइन होने से मुझे कंपाउंड मिला, एक मॉलिक्यूल मिला AB। तो जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, जब ये दोनों आयन्स का दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे थे, तो इस प्रोसेस में यहाँ से एनर्जी लिबरेट हुई। मतलब डेल एच कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव। मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसा हो गया? ये एक्सोथर्मिक। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब दो आयंस, दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में एक एनर्जी लिबरेट होती है। वो लिबरेट एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, की पॉइंट, जिसको मैं MTR लिख रहा हूँ, मतलब आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। क्या कि जितनी भी, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि A और B एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जितनी भी ऐसी एसोसिएशन रिएक्शंस हैं वो होंगी एक्सोथर्मिक, एक्सेप्ट 2 और 3 एक्सेप्शंस। और अगर इसको मैं रिवर्स करके देखूं तो यहाँ पर क्या होगा? AB मॉलिक्यूल टूट कर A+ और B- आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो प्रोसेस है, इसका डेल एच पॉजिटिव आएगा। मतलब ऑल एसोसिएशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। association reactions are exothermic and all dissociation reactions are endothermic। क्लियर? तो ये हो गई लैटिस एनर्जी। अब एक और एनर्जी होती है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जिसको शॉर्ट में HE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि किसी कंपाउंड को, मान लिया आयनिक कंपाउंड है, को जब वाटर में डिसॉल्व किया इस कंडीशन पे हुआ क्या? यहाँ से एनर्जी लिबरेट हुई। एनर्जी क्या हुई? लिबरेट हुई। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन्स ब्रेक होंगे, ब्रेक होने पर वो एनर्जी को लिबरेट करेंगे। तो लिबरेट जो एनर्जी है, जो एनर्जी सराउंडिंग में निकली है, वो एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? तो दो एनर्जी, इस पे मैं कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को अपन डिटेल में समझेंगे, बट अभी एक सिर्फ डेफिनेशन जो अपने काम की है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की मुझे बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पता लग गई। सो अब क्या है कि अब बात आती है कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का सॉल्युबिलिटी से क्या लेना देना है, सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करती है, तो वो समझते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए सेकंड पॉइंट जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों पर। बात आती है कैसे, दोनों पर डिपेंड कैसे करती है, तो समझे, ध्यान से समझना कि हमारे पास दो एनर्जी है। फर्स्ट केस, केस 1, लैटिस एनर्जी भी है और एक हाइड्रेशन एनर्जी भी है।
केस 2 लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, केस 3 लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अब केस 1 में मान लिया लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, सेकंड केस मान लिया दोनों इक्वल हैं, थर्ड केस में मान लिया हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर होने वाला क्या है वो देखें। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में 3 हमने कंडीशंस लिख ली कि पहली कंडीशन में लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, दूसरी कंडीशन में दोनों इक्वल है, तीसरी कंडीशन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ध्यान से समझें कि जब जब लैटिस एनर्जी का वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा या इक्वल होगा तब तब सॉल्युबिलिटी नहीं होगी या लेस सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब इन दोनों कंडीशन में कैसा होगा सॉल्यूट इनसॉल्युबल इन नेचर। बट अगर ये कंडीशन है तो कैसा होगा सॉल्युबल इन नेचर। इन दोनों कंडीशन में इनसॉल्युबल और इस कंडीशन में सॉल्युबल इन नेचर है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व होना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है क्या कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो पार्शियली सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। ठीक, अब बात आती है, ये हमने जनरल ट्रेंड पढ़ लिया। अगर मुझे क्वेश्चन दिया थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे कि बोलता है कि वी हैव 2 कंपाउंड्स, वी हैव 2 compounds A, B and CD. We have 2 compounds A, B and CD. But AB is a insoluble but CD is soluble in water. आपको पूछा why, बोला क्यों, ऐसा क्यों कि ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है, क्यों। ऑप्शन दे दिए बहुत सारे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वही है होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए बी जो है, अगर मैं ए बी की बात करूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा कि इस कंडीशन में अगर ए बी इनसॉल्युबल है तो क्या रहा होगा कि या तो ये बड़ा रहा होगा या ये इक्वल रहा होगा किसके हाइड्रेशन एनर्जी के। और अगर सी डी सॉल्युबल है तो क्या कंडीशन रही होगी लैटिस एनर्जी 100% कम रही होगी किससे हाइड्रेशन एनर्जी से। क्लियर है कि नहीं। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि सिंपल सा अगर मेरे को क्वेश्चन मिलता है थ्योरेटिकल बेस में तो मैं इस वे में अपना आंसर दे सकता हूँ। अब बात आती है मेनली स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं या मुझे कोई स्पेसिफिक कंपाउंड्स देगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी मैं कैसे डिफाइन करूँगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा कुछ स्पेशल टाइप के केस, वो आपको देखने और उनके एक्सेप्शन जो मैं बताऊँगा वो आपको याद होने चाहिए। सो फर्स्ट क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट क्या है उसको समझते हैं। क्लोराइड सॉल्ट मतलब जो क्लोरीन से मिलकर बने हो वही क्लोराइड सॉल्ट है, राइट। तो इसको समझो, यहाँ मैं 2 स्टार पॉइंट बनाऊंगा, आपको दोनों याद होने चाहिए। क्लोराइड सॉल्ट्स या क्लोराइड सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल chloride salts are water soluble in general, but ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बट एक्सेप्शंस आर इनसॉल्युबल, बट एक्सेप्शंस आर इनसॉल्युबल इन नेचर, इनसॉल्युबल इन नेचर। बट एक्सेप्शंस क्या है इनसॉल्युबल इन नेचर है। तो एक्सेप्शन इनसॉल्युबल इन नेचर है तो हमें वो याद रखना है कि एक्सेप्शन है कौन कौन से। तो वो एक्सेप्शन है Ag Hg2+ और Pb+2।
इनके जो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल इन नेचर हैं। जैसे आज होगा प्रभात, इनको याद रखने की ट्रिक है। पहली ट्रिक, आज होगा प्रभात, मतलब इनके जो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। एक्सेप्ट ऑल क्लोराइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी क्या है, सॉल्युबल इन नेचर है। एक एग्जाम्पल जो आपको आपके मॉड्यूल में बुक्स में देखने को मिलेगा वो ये है, AgF, AgCl, AgBr और AgI। ये AgF, AgCl, AgBr और AgI, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, किसमें, वाटर में। तो एक आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने एक चीज़ पढ़ी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब दोनों की नेचर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब वाटर तो आयनिक नेचर का है, तो कंपाउंड भी कैसा होना चाहिए, आयनिक नेचर का होना चाहिए। तो आपने फजान रूल पढ़ा था, फजान रूल में क्या पढ़ा था कि स्मॉल साइज का कैटायन हो और लार्ज साइज का एनायन हो तो वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। कैटायन कैसा हो, स्मॉल हो, और एनायन कैसा हो, लार्ज, तो वहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब एक कैटायन है मेरे पास, ये छोटा सा, एक एनायन है इससे बड़ा, एक एनायन है इससे और बड़ा, एक एनायन है इससे और बड़ा, एक एनायन है इससे और बड़ा। सपोज करो हमने एक ही में चारों समझाने की कोशिश की, तो ये तो फिक्स है, मान लिया ये Ag है, Ag प्लस कैटायन है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। अब क्या बोला कि कैटायन छोटा हो, एनायन बड़ा हो, तो सिंपल सा है कि यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कैटायन जो है वो कॉमन है, एनायन का साइज वेरी कर रहा है, एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा एनायन साइज में बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, I-, तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो समझो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो 100% वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर क्या है, कम है। अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है। सो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन AgI में होने वाला है। अगर AgI में पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर अपन ये भी लिख लेते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज देन solubility decrease in H2। इसका मतलब इसका अगर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो इसकी वाटर में solubility क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या हो गया, क्लियर है। अब एक और चीज़, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इससे रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन अपने काम का है। क्या है, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर जब इंक्रीज करता है तो कलर इंटेंसिटी वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कलर इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उस मॉलिक्यूल की कलर की डार्कनेस इंक्रीज करेगी। जैसे क्या मतलब है, AgF, AgCl, AgBr और AgI। यहाँ देखें तो AgF, AgCl, AgBr और AgI में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है और सबसे कम इसमें है। तो ये तो कलर, इसको अपन बोलते हैं बिल्कुल कलरलेस है, लेकिन इसका कलर होता है वाइट, इसका होता है येलो, इसका होता है डार्क येलो। इसका कैसा होता है, डार्क येलो। तो क्या समझ में आया कि
जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वाइट कलर इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सबसे पहले वाइट आया, मतलब वाइट कैसा होता है, हल्का कलर होता है, येलो उससे डार्क होता है, और डार्क येलो उससे भी ज़्यादा डार्क होता है। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कलर इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट समझ में आया। क्लोराइड सॉल्ट को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को पोज करके यहाँ से इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला हमने क्लोराइड सॉल्ट को समझा। सेकंड जो है हम यहाँ देखेंगे सल्फाइड सॉल्ट। सेकंड क्या है, सल्फाइड सॉल्ट। सल्फाइड सॉल्ट ब्रैकेट में। अब सल्फाइड सॉल्ट को समझते हैं। देखो फिर वही 2 पॉइंट लिखेंगे। इन जनरल sulfide salt are insoluble in general, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में सल्फाइड सॉल्ट कैसे होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। बट फिर वही पॉइंट सेकंड, बट एक्सेप्शंस आर soluble। एक्सेप्शंस आर सोल्यूबल। वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं वो समझो। एक लोफाई एलिमेंट्स और NH4+ के सॉल्ट्स, मतलब सल्फाइड सॉल्ट्स। अब लोफाई क्या होता है, लोफाई मतलब जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। वो कौन कौन से होते हैं ऐसे एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनको क्या बोलते हैं, लोफाई सॉल्ट। तो इनके सॉल्ट क्या बनेंगे, Na2S, K2S, Rb2S, CS2S। ये चारों सॉल्ट और अमोनिया का सॉल्ट, ये कैसे हैं, सॉल्युबल इन नेचर है। क्लियर हुआ। इन जनरल ऑल आर इनसॉल्युबल बट एक्सेप्शंस आर सॉल्युबल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ, मोस्ट इनसॉल्युबल। मोस्ट इनसॉल्युबल क्या होता है, देखो समझो 3 चीज़ होती है। मैं कहता हूँ 1-2% डिज़ोल्व हुआ, मैं कहता हूँ 60-70% डिज़ोल्व हो गया। एक मैं कहता हूँ कि या इसको ऐसे समझे कि एक सॉल्ट है जिसको अगर मैंने पानी में डाला तो वो 0% उसकी जो वो पानी में डिज़ोल्व हो रहा है वो 0% है, थोड़ा सा भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा, या फिर 1-8% डिज़ोल्व हो रहा है। एक है जो 60-70% डिज़ोल्व हो रहा है। बीच में एक कंडीशन आती है जो थोड़ा 5-7%, 10% डिज़ोल्व हो रहा है। तो देखा जाए 3 कंडीशन में कि अच्छा सोल्यूबल है, एक उससे कम सोल्यूबल, एक मोस्ट इनसॉल्युबल है जो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं मोस्ट इनसॉल्युबल। तो मोस्ट इनसॉल्युबल में कौन कौन से सॉल्ट आते हैं या किस किस के सॉल्ट आते हैं, Ag+2, Pb+2, Cu+2, Cd+2, Bi+3। ये Hg, Pb, Cu, Cd और Bi, इन 5 के सल्फाइड सॉल्ट्स आर मोस्ट इनसॉल्युबल। तो याद रखने की ट्रिक, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, जीबीएम बोले तो गोला भरो मेथड, या फिर एमटीआर बोले तो मुझे तो रटो। तो याद रखने का तरीका होगी, पीबी बोले तो पंजाबी, होगी पंजाबी कुड़ियाँ, पंजाबी में कुड़ियाँ वर्ड यूज़ लेते हैं, कुड़ियाँ सीधी और बिंदास। होंगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी और बिंदास्त। ये तो हो गया मोस्ट इनसॉल्युबल, ये हो गया सॉल्युबल और ये हो गया इनसॉल्युबल। तो अगर मैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ तो
कैसे हो जाएगा, सबसे कम सॉल्युबल कौन, मोस्ट, उससे ज़्यादा कौन, और सबसे ज़्यादा कौन। समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा था कि अपन से गलती ना हो। अब देखते हैं, तो ये हमारा क्लियर हो गया फंडा कि हमको कैसे देखना है। एक एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे CuS Na2S एंड ZnS, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, अब समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, देखूंगा मैं कि ये मेरे को सल्फाइड सॉल्ट दिए हैं, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे मुझे आंसर देना है। ये 3 मुझे इसने सॉल्ट दे दिए, इन सॉल्ट का ऑर्डर मुझे लिखना है। तो कैसे देखेंगे कि ये सल्फाइड सॉल्ट है, एक तो कॉपर का, एक सोडियम का और एक जिंक का। तो मुझे देखना है कि सल्फाइड सॉल्ट की पहले जनरल प्रॉपर्टी क्या है। जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि इन जनरली सल्फाइड सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल बट एक्सेप्शंस आर सॉल्युबल। ठीक, और मोस्ट इनसॉल्युबल, तो मोस्ट इनसॉल्युबल कौन है, Hg, Pb, Cu, Cd एंड B है, इनमें से कोई है क्या, बिल्कुल है, कॉपर है। कॉपर कैसा है, मोस्ट इनसॉल्युबल है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे कम रहने वाली है, तो ये तो लास्ट पोजीशन पे आएगा। लास्ट पोजीशन कौन सी हो गई, थर्ड पोजीशन हो गई। अब उसके बाद आती है बात की इन जनरल सल्फाइड सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल बट एक्सेप्शंस आर सॉल्युबल। एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनमें से कोई है क्या, बिल्कुल है सोडियम, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे। और जिंक, अब जिंक इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो मतलब कहाँ का है वो, इन जनरल में आता है, तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे। तो मतलब ऑर्डर क्या हो गया, Na2S, Na2S से ज़्यादा, सॉरी Na2S से कम ZnS, और ZnS से कम क्या होगा, CuS। ये ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये हो गया हमारा कौन सा, सल्फाइड सॉल्ट। इसके बाद बात आती है, एक बार आप इसको वीडियो को पोस्ट करके यहाँ से इसका पूरा नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट इज हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। वही सिंपल बात, पहला पॉइंट, इन जनरल इनसॉल्युबल, इन जनरल कैसा है, इनसॉल्युबल इन नेचर, इनसॉल्युबल इन नेचर। सेकंड पॉइंट, बट एक्सेप्शंस आर soluble in nature, but exceptions are soluble in nature। अब एक्सेप्शंस कौन कौन से, फिर मुझे वो याद रखना है, तो वो याद रखेंगे कैसे, एक तो लोफाई, लोफाई में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लोफाई एक हो गया कौन सा, NH4+, एक हो गया कौन सा, ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, इसको अपन ऐसे भी आप पूरा लिख सकते हैं पहले, Ba+2 बेरियम सॉल्ट, दूसरा Sr+2 स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट, लास्ट वन इज Ca+2 कैल्शियम सॉल्ट। तो याद करने का देखो, लोफाई और NH4 तो आपको याद हो ही जाएगा, इनको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। BSc, MSc BSc होती है वैसे BSc, तो लोफाई और NH4+ सॉल्ट और BSc वाले सॉल्ट ये जो हैं वो कैसे हैं, सॉल्युबल हैं, बाकी इन जनरल इनसॉल्युबल इन नेचर है। ये कैसा है, इनसॉल्युबल। अब इसमें भी फिर आपस से क्या आता है, हाईली या मोस्ट इनसॉल्युबल। मोस्ट इनसॉल्युबल, मोस्ट इनसॉल्युबल में देखो कौन कौन सा आता है, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, राइट, ये आते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे वो देखें, देखो Al बोले तो आलू, Fe बोले तो फेंका, फेंकते हैं ना अपन, फेंका करो, आलू फेंका करो, ये कैसे हो गए,
मोस्ट इनसॉल्युबल इन नेचर। क्लियर हुआ? मोस्ट इनसॉल्युबल इन नेचर। इनके सॉल्ट क्या बनेंगे? AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस। इनके प्रॉब्लम्स मैं आपको इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद फाइनली एक क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, वो आपको सॉल्व भी करने हैं, कुछ एग्जांपल में डिस्कस भी करूंगा। सो ये हो गया कौन सा? हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। अब इसके बाद बात आती है 4th नंबर पे NH4 प्लस NO3 माइनस CH3COO माइनस। कौन कौन से? अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन और एसीटेट आयन। ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब इनके जितने भी सॉल्ट हैं वो सभी वाटर में कैसे हैं? सॉल्युबल। ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इनके जो सॉल्ट हैं वो सारे क्या हैं? सॉल्युबल इन नेचर है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। 5th वन, सल्फेट आयन। सल्फेट की अपन बात करें तो सल्फेट क्या है? जैसे सल्फेट में क्या है? इन जनरल सॉल्युबल, इन जनरल सॉल्युबल। अगर इनकी इन जनरल बात करें तो सारे के सारे क्या हैं? सॉल्युबल इन नेचर है, बट एक्सेप्शंस आर इनसॉल्युबल इन नेचर। तो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? आज, होगा, प्रभात, ठीक है। और एक BSC हमने ट्रिक लिखी थी पीछे, BSC, ये कैसे हैं? तो यहाँ पर भी देखो कितनी ट्रिक हो गई। फर्स्ट ट्रिक, इसको अपन रेड पेन से देख लेते हैं। ये ट्रिक हो गई एक तो। सेकंड ट्रिक, फिर ये आपको एक तरह से ट्रिक ही है कि शॉर्ट मेथड अपन को मिला। लास्ट ट्रिक इस पेज पे ये। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पूरे को नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट वन, 6th नंबर पे, वो है कार्बोनेट और सल्फाइट। कार्बोनेट और सल्फाइट, ध्यान रखना सिंपल सा। इन जनरल इनसॉल्युबल, इन जनरल कैसे हैं ये? इनसॉल्युबल। but exceptions are soluble, वो कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? लो-फाई और NH4 प्लस सॉल्ट। ये एक और ट्रिक आ गई कि कार्बोनेट और सल्फाइड सॉल्ट जो हैं उनके इन जनरल तो वो इनसॉल्युबल हैं, बट उनके एक्सेप्शन क्या हैं? सॉल्युबल। तो नेक्स्ट ट्रिक हो गई हमारे पास, यहाँ तक क्लियर। अब इसके कुछ एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराता हूँ कि क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, फिर एक मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। सो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में जो दे रहा हूँ आपको वो ये है Na2S, PbS और NiS, ये आपको दिया। Na2S, PbS एंड NiS। आपको पहले ये समझना है कि
इसमें ये जो है वो किस टाइप का सॉल्ट है, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सल्फाइड सॉल्ट है। अब अगर सल्फाइड सॉल्ट है तो सल्फाइड सॉल्ट की क्या कंडीशन है कि सल्फाइड सॉल्ट, सर ने क्या बताया था याद करो, सर ने बताया था कि सल्फाइड सॉल्ट जो क्या होते हैं इन जनरल इनसॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर सॉल्युबल। एक्सेप्शन क्या थे, लो फाई था और NH4+ था, राइट। लो फाई मतलब क्या था, लो फाई मतलब क्या था, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो उसमें से कोई आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, ये रहा, मतलब ये तो क्या है सॉल्युबल है, ठीक है, ये सॉल्युबल हो गया। अच्छा उसके अलावा कोई आ रहा है कि लो फाई और NH4+ में से, इन दोनों में से, नहीं कोई नहीं है। फिर क्या बोला था इसमें मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मोस्ट इनसॉल्युबल में क्या था, होगी, पंजाबी, कुड़ियाँ, सीधी और बिंदास। होगी HG, पंजाबी बोले तो PB, तो ये रहा PB क्या है, मोस्ट इनसॉल्युबल, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो गई थी। ये कौन से नंबर पे आ गया, थर्ड, सबसे कम पे आ गया। निकिल, अब निकिल ना तो मोस्ट इनसॉल्युबल में आ रहा ना सॉल्युबल में आ रहा, तो ये किस में आएगा, इन जनरल में, मतलब ये कौन से नंबर पे आने वाला है, दूसरे पे, और ये कौन से पे आने वाला है, पहले पे। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, Na2S सबसे ज़्यादा, NiS उससे कम, और लास्ट में क्या आएगा, PbS। इस तरह से मुझे ऑर्डर डिफाइन करना है। ये आपका थर्ड टाइप का, 6 टाइप का हो गया। इस पे बेस में कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ, वो आपको करनी है। ये टोटल 17th प्रॉब्लम है इसके अंदर, 17 प्रॉब्लम है, आपको इसके अंदर सॉल्व करनी है। इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और एक बार पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 6 जो मैंने आपको टाइप के कंपाउंड्स पढ़ाए हैं उनको पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। बार बार अगर आप पीछे देख के करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद इसको ईजिली सॉल्व करो, आराम से सॉल्व होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, इस क्वेश्चन को आप जब तक सॉल्व करें, आपने ये कर लिया होगा। लास्ट पार्ट जो है सॉल्युबिलिटी का, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसकी तरफ अपन चलते हैं। वो ये है कि एक टाइप के क्वेश्चंस आपसे और पूछता है, जिसको बेसिकली आप एस ब्लॉक में भी पढ़ोगे। एस ब्लॉक में अगर आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं एस ब्लॉक चैप्टर अगर स्पेशली, तो उसमें वो ज़रूर पढ़ाएंगे कि एस ब्लॉक के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, मतलब टॉपिक क्या हो गया, solubility of एस ब्लॉक सॉल्ट। एस ब्लॉक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल है, कंसेप्ट वही है जो मैंने पहले बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, और लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि देखो, लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, दोनों जो है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइज़ बढ़ेंगी तो ये दोनों एनर्जी क्या होंगी, कम होती चली जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। पहले भी बात की थी इसकी अपन ने इस वीडियो की स्टार्टिंग में, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। ये 3 पॉइंट तो मेरे दिमाग में हमेशा होने चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। देखें, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से मुझे किसी भी कंडीशन में याद होने चाहिए। पहला पॉइंट, अब बात आती है कि सर लैटिस एनर्जी को देखें कि हाइड्रेशन एनर्जी को देखें, तो मैं वही कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ कि कब लैटिस एनर्जी को देखना है और कब हाइड्रेशन एनर्जी को देखना है। और जो मैं लिख रहा हूँ उसके अलावा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपके सारे क्वेश्चन टिप्स पे यूँ ही बन जाएंगे। तो देखो, अगर OH- और F- सॉल्ट आ जाए एस ब्लॉक के, मतलब एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड या हाइड्रोक्साइड सॉल्ट आ जाए, तो इन दोनों का आंसर किससे देना है, लैटिस एनर्जी से। किससे देना है, लैटिस एनर्जी से। हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड कौन कौन से ग्रुप का, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों का, राइट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट, इनका आंसर भी किससे देना है आपको, लैटिस एनर्जी से।
किससे देना है, लैटिस एनर्जी से देना है। ठीक, एक और चीज़ ध्यान रखना, BF2 अपन इसको सॉल्व भी करेंगे, BF2 आपको एक एक्सेप्शन मिलने वाला होगा, मतलब BF2 आपका क्या होगा, एक एक्सेप्शन होगा, स्पेशल एक्सेप्शन है जो अपन को ध्यान रखना रहेगा। तो हम इनसे अपना जनरली आंसर सारे दे देंगे। तो ये पॉइंट आपको याद हैं तो सारे एस ब्लॉक के सॉल्ट की आपकी सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी इजीली। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा आपको उसने फर्स्ट दे दिया क्या कि फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट, अब कार्बोनेट तो ये बनेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये बन गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट। इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिफाइन करना। तो फट से याद करो, सर ने क्या बताया, फर्स्ट ग्रुप के, ये फर्स्ट ग्रुप है क्या, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में आता है क्या, बिल्कुल आता है। फर्स्ट ग्रुप में आता है तो क्या हो गया, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप का आंसर किसे देना होता है अपन को, फर्स्ट ग्रुप का आंसर हमेशा किसे देना होता है, कार्बोनेट का लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या कहती है कि साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नीचे जाने पे लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, इससे बड़ा रुबिडियम और उससे बड़ा सीजियम, तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, क्लियर हुआ। तो यहाँ से समझे, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं सारे कि फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, और हमने इन सब के क्या करने हैं, ऑर्डर लिखने, नाइट्रेट्स वगैरह के सबके ऑर्डर लिखने। तो हमको ये सब लिखना है। तो कैसे दिखना है, मैंने जो पॉइंट बोले कि हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड का आंसर तो हमेशा लैटिस एनर्जी से, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का लैटिस एनर्जी से, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का, ना कि सेकंड ग्रुप का। तो ये आपको ऑर्डर देखना है, या आप खुद सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें, या आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, राइट द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, सेकंड ग्रुप कार्बोनेट, सेकंड ग्रुप बाइकार्बोनेट, सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड, सेकंड ग्रुप फ्लोराइड। तो ये तो आप कर ही लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्लोराइड का, कि फ्लोराइड में मैंने आपको बोला था कि BF2 एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड का आंसर लैटिस एनर्जी से देना है। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की तरफ जाऊंगा तो साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज। साइज़ इंक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस हिसाब से सबसे कम इसकी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, बट एक्सेप्शनली इसकी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये आता है कि इस पोजीशन पे लास्ट में यहाँ पे, और ये ऑर्डर ऐसा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है लैटिस एनर्जी से ना देकर हाइड्रोजन एनर्जी से देते हैं, क्योंकि साइज फैक्टर की वजह से। तो ये एक्सेप्शन अपन को याद होना चाहिए। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी टॉपिक जो है, हमने इन जनरल सॉल्युबिलिटी भी देख ली, और एक स्पेशल एस ब्लॉक के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी हमने देख ली है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम देखेंगे, अब ये मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियो से अपडेट करता रहूँगा उन टॉपिक्स के लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कंसेप्चुअल, जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स की आपको नीड रहने वाली है, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है केमिस्ट्री इन योर पॉकेट, फेसबुक चैनल भी है केमिस्ट्री इन योर पॉकेट, और इंस्टाग्राम चैनल भी है केमिस्ट्री इन योर पॉकेट। आप इनको फॉलो करें, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस का आपको 24 आवर्स में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपके इस जो टॉपिक चल रहा है उसके रिलेवेंट के अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये स्पेशल टॉपिक है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, आप इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाकर अपडेट करता रहूँगा। सो हैव ए गुड डे। ये जो टॉपिक अपन ने किया है, इस टॉपिक को एक बार आप रिविजन करें, इनके जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपके सारे डाउट अगर फिर भी कोई आता है, या कुछ स्पेशल केस आपको लगता है कि सर क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पे इस बुक में, वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं स्पेशली, या आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं आपको उसको 24 आवर्स में आपको उसका रिवर्ट बैक करूँगा। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।